अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, हेल्थ 21 का ये प्लेटफॉर्म K21 न्यूज़ का, जहां पर आपसे मुताल्लिक, आपकी सेहत से मुताल्लिक वो तमाम बीमारियां जो कि शायद आपको लाहक भी हो चुकी हैं, लेकिन आपको शायद उस चीज़ का इल्म नहीं होता, या आप उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाइस से शर्म समझ के हम किसी डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। हालांकि घर तक में इस चीज़ पर कोई डिस्कशन नहीं देखी जाती है। कहते हैं कि ये बहुत ही बेहुदा टॉपिक्स होते हैं और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, डॉक्टर से राय नहीं लेंगे या इस पर अपना प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे, तो इससे आगे चल के मुस्तकबिल में ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि आपके बाय बर्थ भी इफेक्ट होती हैं और कुछ वक्त के साथ साथ इफेक्ट कर सकती हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, जेनेटिक इशू। एक्चुअल जेनेटिक इशू है क्या, किस तरह से होता है, या इसमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस किस चीज़ पे ये इफेक्ट कर सकता है। हर तरह का इसमें मामला हो सकता है। फिर जैसे आम लोग बेहुदा टॉपिक जिसे कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स के साथ डिस्कस होता है, फला के साथ डिस्कस होता है, घर में डिस्कस, लेकिन ये चीज़ें आजकल हम देख नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट है। फिर डॉक्टर्स के पास जब पहुँचते हैं तो वो टाइम उनका जो इलाज का होता है, जो पीरियड होता है इलाज का, वो हाथ से जा चुका होता है। डॉक्टर्स पे क्या राय रखते हैं, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम तारिक साहब हैं, जो कि मॉलिक्यूलर और जेनेटिक डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत ही सेंसिटिव ऐसा इशू है जेनेटिक का, जो कि एक अरसे से चलता आ रहा होता है, बाय बर्थ भी इस तरह से होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे भी थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा इस चीज़ पे। एक्चुअल है क्या, जेनेटिक इशू है क्या, इसकी टेस्टिंग क्या किस तरह से होती है, या पाकिस्तान में इसकी सहूलत मौजूद है, कितना इस पर अमल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि ताकि मैं इस एक जो हमारा बहुत बड़ा इशू है जेनेटिक डिजीज़ जो कि मौरूसी बीमारियां होती जी। हैं, उस पे हम कुछ बहस कर सकें। जेनेटिक डिजीज़ इंग्लिश में, उर्दू में मौरूसी बीमारियां जो हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीनोम के अंदर, जो हमारे हर सेल के अंदर एक हमारे डीएनए मौजूद है, बिल्कुल। उसके अंदर म्यूटेशंस की वजह से वरासत में आती हैं, अपने आबाओ अजदाद से बच्चों के अंदर आती हैं। ठीक ठीक। और ये बहुत एक लिहाज से देखा जाए तो हम पाकिस्तान में हम कोई 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं दुनिया में, और हमारी जो कज़न मैरिजेस हैं वो हाईएस्ट हैं इन वर्ल्ड। हम 70% लोग देहातों के अंदर और ओवरऑल कोई 60% लोग कज़न मैरिजेस करते हैं। सही। और चूंकि कज़न मैरिजेस में बेसिकली वही जेनेटिक्स चल रही होती है, वही जीन्स आ रहे होते हैं, आबाओ अजदाद सेम हैं, उन जीन्स की वजह से सही। वो उनके बच्चों में वो बीमारियां आ जाती हैं। बिल्कुल। इन बीमारियों का चूंकि इस वक्त तक इस पे गौर करना या ज़्यादा इस पे बहस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक इनका कोई इलाज नहीं है। इसकी काउंसलिंग है, यानी इसका जानना है, इसका डायग्नोस्टिक है। ठीक। पहले ये डायग्नोस्टिक भी नहीं था, बहुत टफ था, आई मीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, आप ये सही। कह लें, रिस्की था। अब जो है नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि हम इन्वेसिव सैंपल लेने की बजाय, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे बहुत ईजिली सबको समझ आ जाएगा। सही सही। जिस तरह के हम पहले एमनियोटिक फ्लूइड जो या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होती थी, प्लेसेंटा बच्चे का जो है उससे फीटस का उससे सैंपल लिया जाता था, सही। तो वो बड़ा डेंजरस होता, प्रेगनेंसी लॉस भी का भी खतरा होता था, मदर के लिए भी एक इन्वेसिव टेक्निक थी। अब हम क्या करते हैं कि हम मदर ब्लड लेते हैं, 5 ml मदर ब्लड, सही। उसमें से हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं जो फीटस का डीएनए है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड के अंदर, मदर ब्लड के अंदर आ रहा होता है। और ये टेक्नोलॉजीज चूंकि एडवांस हो गई हैं, तो अब हम वो छोटे फ्रेगमेंट्स, शार्ट फ्रेगमेंट्स डीएनए के, उनको लेके उनको सीक्वेंस करके हम ये बता सकते हैं कि किस जीन के अंदर कहाँ पे म्यूटेशन मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो चीज़ें हुई कि एक्चुअल जेनेटिक है क्या, और यकीनी तौर पे बहुत से लोग इस चीज़ को शायद अभी तक समझ नहीं पाए कि ये बीमारियां असल में होती क्या है, मौरूसी बीमारियां क्या है, किस तरह से फैमिली ब्लड जो चलता आ रहा है वो बीमारियां हैं। काउंसलिंग का आपने जिक्र किया, इसमें किस तरह से काउंसलिंग होती है, क्या प्रोवाइड की जाती है उन्हें नॉलेज, जो लोग इससे इफेक्ट होते हैं, या जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि फैमिली ब्लड है वो चलता आ रहा है, तो क्या काउंसलिंग होती है इसकी, क्योंकि आपने अभी बताया इसका प्रॉपर इलाज तो मौजूद नहीं है इसका।
जी, अभी खैर इलाज के लिए भी बहुत सारा काम हो रहा है। हमने अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी इस पे विन किया है, जिसमें हम प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं कि अगर थैलेसीमिया के बच्चे हैं, तो सही। उनका स्टेम सेल लेके उसके जीन को ठीक किया जाए। बट इट विल टेक मीन्स ये कुछ 5 से 10 साल लगेंगे एक ट्रीटमेंट बनाने में। सही। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि जी काउंसलिंग कैसे हो सकती है, यानी काउंसलिंग में आपको एक मिसाल देता हूँ कि जी हमने थैलेसीमिया के ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर थैलेसीमिया के जीन म्यूटेशन मौजूद है, बिल्कुल। उनका सैंपल लेके हम उनको टेस्ट करते हैं कि ये दोनों कैरियर हैं। फिर जब फीटस मीन 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम मदर ब्लड लेके उससे हम वो म्यूटेशन डिटेक्ट करते हैं कि जो फीटस है उसके अंदर पेरेंट्स वाली म्यूटेशन आई हैं या नहीं आई। सही, बिल्कुल। अब इसका एक वे ये है कि जी म्यूटेशन जानने के बाद अगर वो म्यूटेशन आ गई हैं तो देयर इज नो अदर वे। अब हमने काउंसलिंग करनी है उन पेरेंट्स की कि फॉर द लाइफ ऑफ दिस किड, जब ये बच्चा पैदा होगा तो आपके लिए ये परेशानियां बनेगी। बिल्कुल। और अब आपका फैसला है कि ये बच्चा अगर जेनेटिक म्यूटेशन के बगैर है तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू अच्छा, ये रखें। जेनेटिक और अगर म्यूटेशन जो आपने भी इसका जिक्र किया, ये इससे पॉसिबल है, चीज को बेहतर किया जा सकता है कुछ? जेनेटिक म्यूटेशंस को अभी तक ठीक नहीं किया जा सकता। यानी टेक्नोलॉजी क्रिस्पर कैस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है जो अभी यूएसए में भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, दोनों पेरेंट्स वो कैरियर हैं थैलेसीमिया के फॉर एग्जांपल, तो उनके बच्चे को 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हर बच्चे में कोई 25% चांस है उस बीमारी के आने का। अगर जैसे वो 75% चांस में है जो बच्चा ठीक होगा, अगर बच्चा ठीक आता है या कैरियर होता है तो कैरियर को कुछ नहीं होता, तो वो प्रेगनेंसी को अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे एक चीज और है जो हम काउंसलिंग के इस पे जिक्र कर रहे हैं। काउंसलिंग के एक तो मॉड्यूल क्या क्या है, किस तरह से किया जा सकता है, या इसके कोई स्टेप्स हैं कि फलां स्टेज तक अगर ये चीज़ पहुंच चुकी है या इस चीज़ को रिकवर करना है तो इसके लिए क्या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? और इसके साथ साथ जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर का हम बड़ा सुनते हैं लफ्ज़, क्योंकि ये अमूमन लोगों के मुंह से और लोगों से बहुत सुना जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या चीज़ ये? अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आप ये कह लें कि हमारे बॉडी के अंदर इस वक्त जो हमारे सारे एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, जो हीमोग्लोबिन बन रही है, मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स है ना, तो प्रोटीन्स डीएनए से बनते हैं। और डीएनए के अंदर एक गॉड्स लैंग्वेज 4 लेटर्स पे मुश्तमिल है। हम उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन आप ये कह लें ACGT, और उसकी एक अरेंजमेंट है जीन के अंदर में। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड, एक भी ACGT में से डिलीट हो जाए, रिप्लेस हो जाए या ऐड हो जाए, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है वो फंक्शनल नहीं होती, वो हार्मोन, वो हीमोग्लोबिन फंक्शनल नहीं होती, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। जब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी तो उस बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ेंगी, राइट, हीमोग्लोबिन को पूरा करने। तो यानी बेसिकली तो क्या हुआ कि वो जो डीएनए है उसके अंदर एक चेंज आई, गॉड्स लैंग्वेज के अंदर एक लेटर चेंज हुआ, जिसकी वजह से उस बच्चे की हीमोग्लोबिन ने काम करना छोड़ दिया, उसकी कैपेसिटी हीमोग्लोबिन कैरी करने की वो नहीं रही। अब ये वाली एक डीएनए की चेंज है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें जिस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर की आपने बात करी है और डीएनए से इसमें चीज़ जो सामने आती है, इसको क्या रिकवर किया जा सकता है? क्या कोई आर्टिफिशियल इस चीज़ पे कोई काम चल रहा है यूएसए में? क्योंकि आपने भी पीएचडी की हुई है और यकीनी तौर पे अब वहाँ से भी हैं, यूएसए से भी आपने इस चीज़ पे ज़्यादा नॉलेज हासिल की हुई है, तो क्या इस पे कोई आर्टिफिशियल तरीके से कोई काम हो सकता है या हो रहा है कोई? जी, इसकी एक होप जो है वो ये है कि जो मैं स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम किया है, अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विन किया है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर? जी, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के कोलैबोरेशन में डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस हम मिलके ये काम कर रहे हैं। और बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें हम जो स्टेम सेल है उस बच्चे का वाइट ब्लड सेल से हम CD34 हम स्टेम सेल का नाम लेते हैं, साइंस की बात है, लेकिन उसको हम अलग करके उसके जीन को हम चेंज करेंगे, सीजर, जस्ट लाइक ए सीजर, क्रिस्पर हम कहते हैं जी कि सीजर से हम काटेंगे, काटने के बाद उस एक न्यूक्लियोटाइड को या एक जो लेटर था उसको ठीक कर देंगे।
और ठीक करने के बाद हम फिर चेक करेंगे कि प्रोटीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर प्रोटीन काम कर रही है तो वो बच्चा, अगर उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी अपनी हीमोग्लोबिन काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टर साहब भी अपने इस पे जिक्र करा कि एक तरफ जो आपने कहा कि इसको कट करके और इसको कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो क्या इसमें जीन्स की रिफॉर्म हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल कुव्वत मदाफियत है कि बैक्टीरिया क्या करता है कि जब वायरस उसके अंदर आता है तो वो उसके डीएनए, उसके आरएनए को रिकॉग्नाइज करके या डीएनए को उसको कट कर देता है ताकि उसको बीमारी काज न कर सके। ये वही वाला कंसेप्ट साइंटिस्ट ने यूज किया, फॉरेन में भी हो रहा है और अब हम भी इसी स्टेज पे हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पे हैं कि पहले हम सेल्स को अलग करके, अभी हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, उस स्टेज पे नहीं है, अभी हम सिर्फ सेल्स को अलग कर रहे हैं। अलग करने के बाद उसी जो बैक्टीरिया का प्रोटीन थी उसको यूज करके एक खास लोकेशन के ऊपर वहां पे वो न्यूक्लियोटाइड कट कर रहे हैं, कट करके उसको रिपेयर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगर ये रिपेयर हो जाता है तो क्या प्रोटीन फंक्शनल है, क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन कैरियन की उसकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक हो जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट होगा क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में हम बच्चे के वो लेके स्टेम सेल उनको एडिट करके लैब के अंदर, क्योंकि वो बहुत हाई फाई लैब होगी, क्योंकि आपने दोबारा स्टेम सेल उस बच्चे को लगाने हैं, फिर वो एडिट करके ठीक करके फिर लगा देंगे तो फिर वो जीन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये वाले जो सेल्स हैं जिनके अंदर आपने म्यूटेशन ठीक कर दी, ये वाले सेल्स ग्रो करेंगे, उसको हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करेंगे और वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह काम करेगी और वो बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और अभी हमने इसी बातचीत के दौरान डिस्कस की थी, थैलेसेमिया के जो बीमारी से जो जूझ रहे हैं बच्चे, जो लड़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जा रहा है क्या? उनके हवाले से कोई बात की जा रही है या उनके लिए कोई इलाज ऐसा जो आर्टिफिशियल तरीके से जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कुछ ऐसा हो रहा है इस पे, फॉर्मेशन पे बात चल रही है कुछ इस पे? सर मैंने सुंदस ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इस पे मेरी कोलैबोरेशन का प्रोग्राम है कि हम यूं ही ये वाला जो पहला स्टेप है, क्योंकि अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम उनको कहें कि जी उन बच्चों की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकें। यूं ही ये स्टेज कंप्लीट होगी तो हम इनके साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके हम उन बच्चों की ये जीन करेक्ट करने की इंशाल्लाह स्ट्रगल में हैं। लेकिन पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम क्लिनिकल ट्रायल की अप्रूवल्स लेंगे, गवर्नमेंट से अप्रूवल्स होती हैं, फिर उसके बाद हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो बीमारी चलती आ रही है यकीनी तौर पे ये भी जेनेटिक इश्यूज की वजह से सामने नजर आती है, तो जिस तरह से फिर हुकूमत भी कह रही थी अभी जो इसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चले थे उसमें कहा था कि फिर कोई भी एक लड़का और लड़की शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करा ताकि आगे चल के इस तरह की जो परेशानियां हैं या उनके जो बेबीज होने वाले उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। तो इसके लिए क्या टेस्ट की सर्विस मौजूद रहती है पाकिस्तान के अंदर, इस पे क्या काम चल रहा है, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? जी, ये क्योंकि हम अब डायग्नोस्टिक की तरफ आए हैं, ये डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में हम लोग इस वक्त ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम 10th वीक टू 12th वीक मीन 2 वीक्स में हम रिजल्ट देते हैं कि हम कोई भी मदर ब्लड लेके नॉन इन्वेसिव 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सैंपल लेके हम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी बेस पे हम उसका पूरा जीन स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन है, क्योंकि इस वक्त तक 384 म्यूटेशंस नोन है इस हीमोग्लोबिन जीन की, कि उन 384 म्यूटेशंस में से कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर उसके अंदर नहीं है तो हम उनको फिर टेस्ट में रिजल्ट लिख के दे देते हैं कि जी ये बच्चे को थैलेसीमिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उन 342 म्यूटेशंस में से कोई एक भी म्यूटेशन आ जाती है तो हम डायग्नोस्टिक्स में ये उनको लिख के देते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक म्यूटेशन है, इस बच्चे को थैलेसीमिया होगा। अब आपने, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि हम तो काउंसल कर सकते हैं ना, हम तो डायग्नोज कर सकते हैं, हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि जी आपका बच्चा नॉर्मल होगा या आपके बच्चे में ये जेनेटिक डिजीज होगी। ये सिर्फ एक थैलेसीमिया नहीं है, मैं आपको बाकी जो जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, मिसाल के तौर पे इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 का एक डिजीज है, बेसिकली क्रोमोसोम की डिजीज है। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पैटूज सिंड्रोम, ये सारे डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, इनको भी हम 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्ट
करके रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने ये लाहौर में रिसेंटली हमने ये काम स्टार्ट किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। पहले ये होता था कि लोग बाहर भेजते थे सैंपल, उसको टाइम ज्यादा लग जाता था, रिपोर्टिंग इन टाइम नहीं होती थी। और फिर जो इस्लामिक कंसेप्ट्स हैं कि किस टाइम तक यानी इसमें अगर जेनेटिक डिजीज हो तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उस टाइम में नहीं हो सकता था। तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में ये करके इन टाइम 2 वीक्स में रिजल्ट्स दे सकें लोगों अच्छा को, डॉक्टर ताकि साहब, उनका एक तो बीमारी हमारे सामने थैलेसीमिया की है, वाज़े तौर पे बहुत बड़ी, और इससे ज़्यादातर बच्चे मुतासर हैं। तो इसके जी जी अलावा और कौन सी ऐसी इश्यूज़ हैं जो जेनेटिक की वजह से या इस तरह के जेनेटिक डिजीज़ की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से, कौन सी ऐसी बीमारियां जो ज़्यादा पनपती हुई दिखाई देती हैं? उसमें बाकी हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हम्म, बेसिकली और कोई ट्राइजोमीज मानोजोमीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज जो मसलन ग्लोकामा है, आइट की डिजीजेज हैं, उशर सही। सिंड्रोम है, हम्म, डेफनेस है, यानी इसमें तो एक लंबी लिस्ट है। हम्म, लेकिन जो जो चीज़ें हम इस लेवल पे कर रहे हैं हम्म, उनमें ये सिंड्रोम्स हैं, हम्म, ये थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, यानी ये कॉमन डिजीजेज जो जेनेटिक डिजीजेज जिनकी वजह से सही। हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन है ठीक। उनको हमने फोकस किया हुआ है। अच्छा, मैं एक और इसी टॉपिक पे मैं एक सवाल और करूंगा, इसके बाद फिर मैं एक थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। ये यहाँ पे ये है कि डॉक्टर ईसा लैब जो कि एक प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद भी इतना अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर में भी उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है। इस जेनेटिक से मुताल्लिक यकीनी तौर पे एक रेयर इशू है और काफ़ी बड़ा है जिस पे लोग बात नहीं कर पाते हैं सही से। तो इसकी काउंसलिंग यानी जिस तरह से कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट आता है तो काउंसलिंग की जाती है, इसके लिए कोई आगाही सेशन ईसा लैब की जानिब से कोई मुस्तकबिल में हम देखने वाले हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसा ऑफर? क्योंकि देखते हैं अमूमन लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टेस्ट को। तो क्या इस चीज़ के लिए कोई ईसा लैब कोई कदम उठा रहा है, कोई काविश दिखा रहा है अपनी इस पर? जी बिल्कुल जी, हम इस पे ये एक ऐसा आगाही मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि ये आपके साथ स्टार्ट किया। एक तो इंटरव्यूज के थ्रू ताकि लोगों सही को सही इन्फॉर्म सही। करें, और बिल्कुल। दूसरा हम मेडिकल कैंप्स करना चाह रहे हैं इस पे ऐसे डिफरेंट सिटीज में, ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन जाए कि एक तो ये टेस्ट करा के अपने आप को जो फ्यूचर की परेशानी है उससे सही। बचा सकते हैं। बिल्कुल हाँ। और दूसरा ये भी है कि उसमें जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए हमने कुछ परसेंटेज रखा है कि जिसकी बेस पे हम उनके फ्री भी टेस्ट करेंगे। सही। वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी, वो लैब की ठीक। मींस कमेटी एक डिसाइड करेगी, लेकिन वी आर विलिंग टू डू दैट, क्योंकि पहले पहले तो अभी लोग करवा नहीं रहे। लोग यूजुअली बाहर से सही। जो अफोर्डिंग लोग होते हैं वो करवाते हैं, बहुत कम लोग करवा रहे हैं और अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं यानी उन जेनेटिक डिजीजेस की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कि इस वक्त काफ़ी हम देखते हैं, एक इशू और है डेल्टा वायरस, जो कि काफ़ी सर उठाता हुआ दिखाई दिया। चौथी जो लहर थी वो डेल्टा वायरस की करार दी गई, कुछ कम हुई है लेकिन इसको अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक पांचवी लहर का भी खदशा जाहिर किया गया। किस तरह से इफेक्ट हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर? अब जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी लोगों ने, तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर जो है लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो क्या हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे? ये पांचवी लहर को खड़ा नहीं होना दे सकते हम फिर? जी, यानी पहली बात तो ये है कि ये जो वेरिएंट की बात है, ये लहर की बात है, ये बेसिकली उसके जो वायरस है उसके आरएनए के अंदर म्यूटेशंस हैं। जब एक एरिया के अंदर किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है सही। तो वो वेरिएंट थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। जैसा कि बिल्कुल। ये डेल्टा वेरिएंट था फॉर सही सही एग्जांपल, सही। इस ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, ये इसका वायरल लोड ज्यादा था, तो 1000 टाइम वायरस का लोड ज्यादा होता था सही। दूसरे पहले वाले अल्फा वेरिएंट की निस्बत। उसकी वजह ये थी कि इसका रेप्लिकेशन रेट बहुत हाई था, और फिर इसकी जो स्पाइक प्रोटीन आप देखते हैं कोरोना वायरस की टॉप सरफेस की टॉप पे, सही। वो स्पाइक प्रोटीन की डेंसिटी बढ़ गई थी, उसकी वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई थी। ठीक। लेकिन स्टिल मींस अगर आप देखें तो इस वक्त हमने वैक्सीनेशन की वजह से कंट्रोल कर लिया है, और मेरा यहाँ पे मैसेज भी यही है कि वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पे फाइजर वैक्सीन इवन फॉर द डेल्टा वायरस 93% एफिकेसी है उसकी ना, सही। और जो दूसरी वैक्सीन मिसाल के तौर पे कोई भी मॉडर्ना है, कोई वो 90% इफेक्टिव है, एफिकेसी है उसकी।
यानी कुछ वैक्सीनेटेड वैक्सीन है, जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस और डेल्टा वेरिएंट जो है इसको फौरी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पे काफ़ी हद तक कामयाबी भी हो गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम तारिक साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जो जेनेटिक इशू यकीनी तौर पे काफ़ी रेयर इशू है और इसको कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है, और इसको किस तरह से कंट्रोल करना है इस पे काउंसलिंग डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और डेल्टा वेरिएंट इसको कंट्रोल करना सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही और एसओपीज के जरिए ही पॉसिबल दिखाई देता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।